हाँ बोलो। नहीं देखो, स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए जैसे ये कोर्स आप कर रहे हो NISM, ठीक है, जनरेशन 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स, वैसे ही एक होता है कोर्स जिसे हम बोलते हैं NSDL, वो NSDL कराता है अगर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है। ठीक है, देखो एक होता है आपका, आप अभी देखो बेसिकली जैसे हम लोगों ने करा था ना, जैसे बैंक है, बैंक में आप एज अ सेल्स गाय ज्वाइन कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में आप एज अ सेल्स गाय ज्वाइन कर रहे हो, तो जल्दी बैंकिंग सेक्टर में टिल बिजनेस डेवलपमेंट रोल तक आपको कोई ऐसे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपका ग्रेजुएशन है, आप बैंक में अप्लाई करते हो, आपका प्रमोशन होता है, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से टीम लीडर बनते हो, टीम लीडर से रिलेशनशिप मैनेजर तक जाते हो, ब्रांच मैनेजर तक जाते हो, क्वेश्चन अपग्रेड होती है। बट जो अदर सेक्टर है जैसे इंश्योरेंस है, तो अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट बनना है तो आपके पास IRDA का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। वैसे ही अगर आपको म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ठीक है, तो आपको NISM का सर्टिफिकेशन लेना है। वैसे ही अगर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है तो वहां पे आपका NSDL का सर्टिफिकेशन आता है। बट स्टॉक ब्रोकर में कैसा ना कि स्टॉक ब्रोकर का देखो, अगर आप देखोगे ना तो मतलब स्टॉक ब्रोकर की अगर आप कोर्स भी देखोगे ना तो आपको बहुत टिपिकल दिखेगा, क्योंकि उसमें क्या है ना, ये सिक्योरिटी मार्केट है। यहाँ पे आपके पास एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी फंड मैनेजर क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, ठीक है, हम किसी बनी बनाई स्कीम को पढ़ रहे हैं, हमें यूनिट्स की वैल्यूएशन और ये सब में इतना घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्क्रिप्ट होंगे, जो चीज आप आगे जाके कस्टमर को पिच करोगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, उसका कहीं ना कहीं से आपके पास पूरा फॉर्मेट है। पर जब आप स्टॉक ब्रोकर बनते हो ना, तो वहां पे आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना होता है, क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर के लिए एज अ कह लो कि एज ए इन्वेस्टमेंट पार्टनर या एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप उसको एडवाइजरी कर रहे हो एज ए स्टॉक ब्रोकर, तो वहां पे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज और बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसका सर्टिफिकेशन ही अलग रखा हुआ है। ठीक है, फंड मैनेजर के लिए आपको, मैंने कल भी किसी ने मेरे से पूछा था क्वेश्चन, देखो फंड मैनेजर बेसिकली क्या है, देखो पहली बात तो क्या है कि फंड मैनेजर कोई ऐसा पोजीशन नहीं है कि जिसको आपको करने के लिए आप खाली एक डिप्लोमा कर लेते हो या आप 2-3 महीने पढ़ लो तो आप फंड मैनेजर बन जाओ। पहली बात तो फंड मैनेजमेंट का जो जो इस फंड मैनेजर को आप आज देख रहे हो, उनकी अपनी पूरी एक टीम होती है। अब फंड मैनेजर कैसे बनते हैं, देखो बेसिकली एक चीज समझो, फंड मैनेजर मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसके डेटा को पढ़ता है, डेटा कौन ला के देता है फंड मैनेजर को, एनालिस्ट, है ना। तो समझो आपने अगर एक सिंपल सा आप रखो एक कॉन्सेप्ट की, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा डायरेक्टर होते हैं, और वो डायरेक्टर तक कैसे पहुंचे होते हैं, कभी वो राइटर होते हैं, कभी वो किसी कैमरामैन होता है, कोई कभी किसी का, जैसे हर तरह का एक प्रोफाइल होता है, उसके बाद कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है, फिर जाके डायरेक्टर प्रोफाइल पे आता है। ऐसी फंड मैनेजर है, आप जाते हो, आप एनालिस्ट रोल पे ज्वाइन करते हो, आप मार्केट का सर्वे करते हो, आपको जब मार्केट का डेटा फैक्ट ये सब चीजें समझ में आने लगती हैं, साथ में आप कोर्सेज करते हैं, है ना, उसके साथ कई सारे टेक्निकल कोर्सेज भी हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज भी हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी फंड मैनेजर का लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ में, देखो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप लिंक्डइन खोलो, ठीक है, उसमें सर्च मारो फंड मैनेजर्स, कोई भी फंड मैनेजर ओपन होगा, उसका प्रोफाइल होगा, वहां पे चेक करो उसने क्या पढ़ा हुआ है, तो आप देखोगे कि ये लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई इस तरह के डिप्लोमा, 2 साल 3 साल 5 साल की पढ़ाई की होती है इन फंड्स को समझने के लिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। फंड मैनेजर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो रिटर्न चेक करके करते, फंड मैनेजर, क्योंकि देखो फंड मैनेजर को बैलेंस शीट भी देखनी होती है कंपनी की, ठीक है, फंड मैनेजर को पूरा उसका ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, टर्नओवर रिपोर्ट, उसके अदर थिंग्स, उसके एसेट लायबिलिटी सबका नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कनेक्ट आ जाता है कि फंड मैनेजर, कई बार लोग सोचते हैं कि फंड मैनेजर बहुत अच्छा प्रोफाइल है। चलिए गाइस, अभी आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 7 है। अब देखो गाइस, अभी तक हम लोगों ने ब्रीफली अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा था कि बेसिकली आज की डेट में इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोल रहे हैं या इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाता है, उसकी नीड क्या है,
हम कस्टमर के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका रिस्क एपिटाइट क्या है, वो कितना रिस्क ले सकता है, हम उसे कहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशंस देंगे। ये सारी चीजें हम उसे हमने पढ़ी थी चैप्टर 2 और 3 तक। चैप्टर 3 पे जब आए तब हम लोगों ने देखा कि कौन सी जॉब प्रोफाइल्स होती है, एएमसी क्या होती है, ट्रस्टीज क्या होते हैं, रजिस्ट्रार क्या है, ट्रांसफर एजेंसी क्या है, कस्टोडियन क्या करते हैं, एनालिस्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इनके क्या पोजीशन है, कौन इनको हायरिंग करता है। ऑनवर्ड्स हम लोग मूव हुए तो फिर हमने देखा कि कंप्लायंसेस का रेगुलेटरीज कौन कौन है, क्या रेगुलेटरीज किस तरह की करती है, सेबी ने किस काम के लिए क्या रेगुलेटरी बनाई हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर हम लोगों ने जब आगे पढ़ाई करी 6 चैप्टर में, तो 6 चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर एक कस्टमर को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, क्या क्या प्रोसेसेस करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो देखेगा, वो सब है। साथ में मीनवाइल हमने ये भी देखा कि जब हम स्कीम परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एसआईडी, एसएआई, ठीक है, केआईएम, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ, और उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है जो सेबी ने गाइडलाइंस के हिसाब से दी है, और वो सारी चीजें हमने पढ़ी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कमीशन कैसे होता है, ठीक है, जो हमने लास्ट अभी करा था चैप्टर, तो उसमें हमने ये देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर के क्या क्या रोल हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। अपार्ट ऑफ दैट एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्या क्या वर्कआउट करने पड़ते हैं, ठीक है, उनके प्रोसेसेस क्या है, केवाईडी क्या होता है यानी नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। और अब हम आगे फाइनली चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमने समझ लिया कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, हम इन्वेस्टमेंट जिन कंपनीज के थ्रू कर रहे हैं वो कंपनियां कैसे फॉर्म होती हैं, हमने उनके प्रोसेसेस देख लिए, सब कुछ देख लिया। बट अब आते हैं हम लोग कि जब हम वैल्यूएशन निकालते हैं, वैल्यूएशन का कोई मतलब बता सकते हैं मुझे, वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे किस तरह की वैल्यूएशन की बात हो रही है? देखो यहाँ पे जब वो वैल्यूएशन की बात कर रहा है ना, तो वैल्यूएशन सिर्फ एक चीज पे नहीं होती, यहाँ पे वैल्यूएशन कई तरीके से की जाती है। जैसे हम लोगों ने चेक किया था, ठीक है, कि जब हम किसी स्टॉक को हम या किसी स्क्रिप्ट को हम स्टडी कर रहे थे तो हम क्या क्या देख रहे थे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उसने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, ठीक है, उसका मार्केट में पोर्टफोलियो साइज कितना है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है। जैसे मान लो अगर हमें किसी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ भी वैल्यूएशन निकालनी है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं कि ये कितना पुराना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखते हैं ना। वैसे ही आप किसी चीज की कीमत कैसे निकालोगे, है ना कुछ आप उसमें स्टडी करोगे ना। मान लो अगर आपके सामने कोई चीज रखी है और आपको कोई ऐसा बोल दे कि सर आप जो पैसे दोगे हम तो वो पैसे पे आपको दे देंगे, तो आप कुछ तो वैल्यूएशन करोगे ना उसकी, कि कितनी कीमती है, क्या इसकी वैल्यू है। तो सेम म्यूचुअल फंड की जो वैल्यूएशन से वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। ताकि आपको ये मान लो कोई कस्टमर है, उसने आपसे बोला कि सर मेरा ये एज ग्रुप है, मेरा इस तरह का रिस्क है, मेरा इस तरह का मेरा पोर्टफोलियो मेरे को बनाने की रिक्वायरमेंट है। बट जब तक आपको म्यूचुअल फंड का या कोई भी स्कीम का वैल्यूएशन निकालना ही नहीं आएगा तो आप कैसे कस्टमर को सजेस्ट करोगे? समझ में आई बात? आपको खुद तो पता होना चाहिए ना पहले कि इसकी वैल्यूएशन क्या है, किसी चीज की वैल्यू क्या है, तभी तो आप कस्टमर को बता पाओगे। तो इसी चीज के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। स्टार्ट होता है जहां इसमें स्टार्टिंग से क्या बोलता है वो कि म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्ट द इन्वेस्टर्स मनी इन अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी, डेब्ट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स एंड रियल एस्टेट। फंड मैनेजर की जो भी फंड मैनेजर स्कीम्स होती हैं, ठीक है, जो भी फंड मैनेजर स्कीम्स बनाता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो पोर्टफोलियो बेसिकली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी, डेब्ट, मनी मार्केट, डिबेंचर एंड रियल एस्टेट। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट पढ़ो गाइस, थोड़ा खुद से एक बार सेल्फ स्टडी करो। सेकंड थर्ड पॉइंट जो दिख रहा है एक बार पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है।
कोई सेकंड पॉइंट समझा सकता है मेरे को? बोलो। एनी पर्सन? देखो सिंपल सा समझो, कोई भी जो स्कीम है, जैसे मान लो कोई स्कीम है ए, इसमें क्या है कि मान लेते हैं ऑटो सेक्टर में 50% है, ठीक है, और पावर सेक्टर में रिमेनिंग 50% है। समझ में आया? अब Yes, ये sir. जो स्कीम ए है, इसकी जो एनएवी है, एनएवी का फुल फॉर्म मैं तुमको क्या बताया था? नेट एसेट वैल्यू। Net asset value. ठीक है, तो इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है, ठीक है, वो नेट एसेट वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? कि जो ये पोर्टफोलियो है, पहले तो समझ में आया? ये पोर्टफोलियो कैसे बना है? दो डिफरेंट सेक्टर के कॉम्बिनेशन से, एक ऑटो सेक्टर, एक पावर सेक्टर। सेकंड, फर्दर और किस चीज पे डिपेंड करता है? कि इस पोर्टफोलियो के अंदर जो सिक्योरिटीज हैं, अब मान लो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में कितनी सारी कंपनीज होती हैं ऑटोमोबाइल में, हमने कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है? पावर सेक्टर में मल्टीपल कंपनीज हैं, हमने कहा इन्वेस्टमेंट किया है? इसीलिए वो बोलना चाह रहा है कि द एनएवी ऑफ अ स्कीम, यानी ये हो गई स्कीम, इस स्कीम की एनएवी जो है वो डिपेंड करती है द वैल्यू ऑफ दिस पोर्टफोलियो, यानी इस पोर्टफोलियो का वैल्यू, यानी जो मैंने आपको बताया पूरा पोर्टफोलियो है, इसकी वैल्यूएशन क्या है? दूसरा, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट। ठीक है, कि इसके अंदर जो सिक्योरिटीज है फर्दर, उन सिक्योरिटीज की वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी दो चीजों पे डिपेंड करता है, तो पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड एक मिनट गाइस, अब फर्दर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है वो? एक सेकंड, सॉरी गाइस, एक सेकंड सर, क्लास ले रहा था। हाँ जी, ठीक है गाइस, अभी फर्दर वो पॉइंट क्या रेस कर रहे हैं, ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ दीज सिक्योरिटीज टू डिटरमाइन द नेट एसेट वैल्यू हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूएशन गाइडलाइंस लेड बाय सेबी एंड एमफी। अब है क्या, देखो अल्टीमेटली स्कीम कौन बनाता है गाइस? म्यूचुअल फंड कंपनी। Yes, sir. आप कोई म्यूचुअल फंड Sir, कंपनी screen है, में देखिए. स्क्रीन नहीं दिख रही है? No, अभी sir. दिख रही है गाइस? दिख रही है अभी? मुझे नहीं दिख रही. कौन, विशाल को नहीं दिख रही है? गूगल Yes, पे sir. दिख रही है सबको स्क्रीन? विशाल एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो ना, क्या पता वैसा इशू कुछ। Okay, sir. ठीक है, अच्छा गाइस, आज ना यही हो रहा है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा कुछ इशू, ये बताया ना, 2-3 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। चलो गाइस फर्दर, अब देखो इसमें क्या है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कोई भी स्कीम बनाती है, मान लो स्कीम ए क्रिएट करी उसने, ठीक है, अब स्कीम ए में अगर प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। और अगर लॉस करती है वो स्कीम, तो कस्टमर बढ़ेंगे या ज्यादा कम हो जाएंगे? यानी यहाँ लो हो जाएंगे कस्टमर। अब अगर मेरे को कस्टमर बढ़ाने हैं, मुझे पोर्टफोलियो ग्रोथ करनी है, तो मुझे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अब मान लो कि मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, मैंने तुमको ऐसे बोल दिया कि भाई मेरे बिजनेस में तो 200% का प्रॉफिट है, आज पैसे लगाओ 2 साल में डबल हो जाएगा, ठीक है, आप विश्वास कर लोगे मेरी बात का? कैसे करोगे विश्वास? चलो, अब प्रॉफिट आप देखोगे तो कैसे देखोगे मेरा प्रॉफिट? रिपोर्ट्स देखोगे, यानी आप मेरा टर्नओवर रिपोर्ट देखोगे, आईटीआर देखोगे, सब देखोगे ना, ठीक है। अब अगर आप मेरा आईटीआर ये सारी चीजें देखोगे, जो भी सारी रिपोर्ट आप बोल रहे हो, आप ये सब जो चेक करोगे, ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझो कि ये सारी की सारी चीजें इसीलिए ऑथेंटिक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो पे है। आईटीआर का एक फॉर्मेट होता है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होती है, तभी हम बिलीव करते हैं ना उसमें।
आप उसी मार्कशीट पे बिलीव करोगे ना कि यूनिवर्सिटी देगी। ऐसे तो हर बच्चा खुद ही डिग्री देते हैं अपने आप को, सारे बच्चे खुद ही डॉक्टर बन जाए। डिग्री जब यूनिवर्सिटी देती है तभी वैल्यू है ना उसकी। तो यहाँ पे भी सेम होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होती है ना, उसकी जो नेट एसेट वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यूएशन की जाती है, वो वैल्यूएशन की जो गाइडलाइंस है वो सेबी और एमफी ने दी हुई है कि आपको वैल्यूएशन करते समय इन इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपकी वैल्यूएशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी अपनी नेट एसेट वैल्यू डिस्क्लोज कर रही है और वो वैल्यूएशन के लिए जो गाइडलाइंस दी है सेबी ने, ठीक है, और एमफी ने, अगर उनको फॉलो नहीं करती मान लीजिए, तो क्या वो स्कीम की जो एनएबी है आप उस पर ट्रस्ट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए बाय पैरेलल आपको मैं एक चीज बता दूं, इसीलिए अगर आपने सुना होगा ना, तो बाय पैरेलल मैंने आपको बोला था कि जितने भी एनएबीज होती हैं या कोई भी जो सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो सबके सब अल्टीमेटली किसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं? एमपी। एमफी के साथ, है ना? बताया था ना आपको, है ना? तो यस उसका सर। मेन मेन पर्पस क्या होता है एमफी का, कि एमफी जो भी डिटेल्स म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ना, उनसे जो भी डिटेल उन्हें अपडेट करनी होती है वो थ्रू एमफी करते हैं। ठीक है। यानी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसकी कोई भी स्कीम की कोई भी एनएवी होगी, वही सेम एनएवी या वही सारी डिटेल्स आपको एमफी की वेबसाइट पे भी दिखेंगी। और एमफी क्रॉस वेरीफाई करता है, सीबी क्रॉस वेरीफाई करता है कि इन्होंने हमारे गाइडलाइंस को फॉलो करा है कि नहीं करा है। क्लियर है? यस सर। एक सेकंड गाइस, मुझे लग रहा है ये स्क्रीन सही में नहीं दिख रही। मुझे तो दिख नहीं रही सर। हाँ, मैंने भी अभी लॉगिन करा, नहीं दिख रही है स्क्रीन। टीचमेंट पे पता नहीं क्यों आज एरर बहुत आ रही है। नहीं दिख रही। कोई नहीं बेटा, एक काम करो तुम, गूगल पे कनेक्ट कर लो ऐसा है तो। विशाल, सर अब दिख रही है। दिख रही है अभी? मेरे को तो अभी भी यस किसी पर कोई नहीं चला। ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया हमने, तीसरा पॉइंट क्लियर कर लिया। ठीक है। चौथा पॉइंट ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। देखो, जब भी कोई एनएबी के बारे में बताया जाता है ना, एनएबी डिस्क्लोज होती है, तो एनएबी कैसे होती है? आपको उसकी फॉर्मेट इस तरह दिखेगी, जैसे 10 रुपए 10 पैसे, समझ में आ रहा है? या फिर 11 रुपए 5 पैसे, इस तरीके से आपको एनएबी दिखेंगे हमेशा। यानी कितने डेसिमल तक होते हैं? नॉर्मल कोई भी इक्विटी फंड होगा, ठीक है, उसके एनएवी कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट कितने लेके जाएंगे हम? 4। 2। डेसिमल पॉइंट कितने हैं? मैंने बोला ना, अगर कोई एनएवी 10 रुपए से नीचे है तो उसका होगा 9 पॉइंट, मान लो 60 है तो 60 लिखा होगा। यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? ठीक है। क्लियर है गाइस? अब ध्यान यस रखना सर। हमेशा, जब भी कोई इंडेक्स फंड होगा या लिक्विड फंड होगा अदर देन डेप्थ फंड, ध्यान से समझना गाइस, अगर कोई इक्विटी फंड होगा, ठीक है, वो सॉरी इंडेक्स फंड होगा और लिक्विड फंड होगा अदर देन डेप्थ फंड, तो उसमें कितने डेसिमल होंगे? 4। अब ये चीज मैंने एक बार पहले बताई हुई है, बताओ क्यों है? 4 डिजिट में क्यों दिखाते हैं बताओ? एक बार पहले भी बताया था मैंने इसका आंसर। इंडेक्स फंड में और लिक्विड फंड में ऐसा क्या होता है कि इनके इंटरेस्ट को 4 डिजिट तक दिखाया जाता है, यानी 4 डेसिमल यूज किए जाते हैं। यानी अगर इंडेक्स फंड होगा और लिक्विड फंड होगा तो वहां पे आपको एनएवी ऐसे दिखेगी
10.1235 या लिक्विड फंड होगा तो आपको एनएवी दिखेगी 11 रुपए 2345, 4 डेसिमल तक दिखाएगा ये आपको। तो ऐसा इंडेक्स फंड और लिक्विड फंड में क्या होता है कि इसको हम 4 डेसिमल तक दिखाते हैं और बाकी जो फंड होते हैं उनमें 2 डेसिमल तक दिखाते हैं। कोई बताओ मेरे को। किसी को आइडिया? गाइस वॉइस आ रही है? यस सर। कोई आइडिया? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मान लेते हैं एक आदमी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे। कितने करे? 10,000। आज उसकी जिस एनएवी पे उसने परचेज करा था वो एनएवी थी 11 रुपए 10 पैसे, और अब वो जो एनएवी है वो बढ़ के हो गई 11 रुपए 11 पैसे। तो अब मुझे बताओ इसको प्रॉफिट क्या हुआ? कोई भी जल्दी फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। ध्यान रखो, एक आदमी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिस एनएवी पे उसने इन्वेस्ट किए वो 11 रुपए 10 पैसे की एक यूनिट थी, अचानक से 11 रुपए 11 पैसे की एक यूनिट हो गई। तो उसको इतना तो समझ में आता है कि प्रॉफिट हुआ है, पर कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए। 10 रुपए का हुआ। अब अगर मैं यहाँ 11 के बदले 11.11 करता हूं तो कोई ज्यादा फर्क आएगा? यहां बन जाएगा 10 रुपए 1 पैसा, बना? समझ में आ रहा है? यस। 4 1 लगा दिए तो 10 रुपए 11 पैसे हो जाएंगे। समझ में हो रहा है? इससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना। यानी 10 रुपए में 1 पैसा 2 पैसा। अब वहीं पे इन्वेस्टमेंट एक बंदा जो है उसने करा हुआ है 10 या 100 करोड़ का। उस बंदे ने 100 करोड़ रुपए या 50 मतलब 100 करोड़ ही समझो, चलो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। अभी फंड की वैल्यू थी 11.1010, ठीक है। और अब अचानक से मार्केट में एप्रिसिएशन आया और अब हो गई 11.1111। कितने का फर्क आएगा गाइस? या तो चलो इसको भी छोड़ दो, सिर्फ मुझे ये बता दो 11.10 था पहले और अब जो हो गया बढ़ के 11.11 हो गया है, कितना फर्क आएगा प्रॉफिट का? सिर्फ मुझे ये बता दो। चलो ऊपर वाला ज्यादा हार्ड पड़ रहा हो तो ये बता दो। 11 रुपए 10 पैसे की एनएवी थी, आज 11 रुपए 11 पैसे की एनएवी हो गई। 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उसने। 1 पैसे का इन्वेस्ट मतलब 1 पैसे का उसको हुआ है प्रॉफिट। तो 1 पैसा कैसे निकाल सकते हैं हम? 100 करोड़ है, 100 करोड़ है गाइस। 100 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दो 0.0, कितना है? 1 पैसे का प्रॉफिट हुआ ना, 0.01% निकालो इसका, कितना होता है 100 करोड़ का? हाँ बोलो। 1 लाख आ गया। अब आप समझ रहे हो सिर्फ एक सिंगल चीज से सीधा 1 लाख रुपए का फर्क पड़ा है। और वहीं पे अगर मैं इस चीज को ऐसा कर देता 11.111111, तो हो सकता है यहाँ पे 1 लाख के बदले 1,11,000 रुपए आता। फर्क पड़ रहा है? तो जो ये इंडेक्स फंड होते हैं ना बेटा और लिक्विड फंड होते हैं, इसमें बहुत हाई वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट होता है। ध्यान रखना, इंडेक्स फंड में और लिक्विड फंड में हमेशा
बहुत हाई वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए इसका साफ रूल रखा गया है, इसलिए इसको क्लियर कट दिमाग में बैठा लेना। इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि आपसे पूछेगा इंडेक्स फंड में कितने डेसिमल में दिखाया जाता है उसका एनएवी, या लिक्विड फंड में कितना होता है। तो देखो, अगर इंडेक्स फंड होगा, सीधा ध्यान रखो, या लिक्विड फंड होगा, अदर देन डेप्थ फंड होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू डॉट 1 2 3 4 4 डेसिमल तक जाएगी उसकी एनएवी। क्लियर है? यस क्लियर है? उसके अलावा कोई भी होगा, कोई इक्विटी है, सिक्योरिटी है, कुछ भी है, उसकी एनएवी जाएगी, एक्स मान लेते हैं, मेन फिगर 1 2 यानी 2 डिजिट तक जाएगी। क्लियर है? सिर्फ ये दो फंड ऐसे हैं जिनकी 4 डिजिट तक जाएगी। क्लियर है? इंडेक्स फंड और लिक्विड फंड। अब 10 प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, ये ध्यान रखना 10 प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ठीक है, जो वैल्यूएशन के लिए होने चाहिए। पहला, फेयर वैल्यूएशन, सीधी सी बात है, ठीक है, कि फेयर वैल्यूएशन होनी चाहिए, यानी जो आज की रियलाइजेबल यानी आज की जो रियल वैल्यू है उसी हिसाब से उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। दूसरा, वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ एएमसी, यानी एएमसी का जो बोर्ड बना हुआ है, जो कंपनी की एएमसी है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, उसका जो बोर्ड होता है, तो जब भी आप कोई भी अपना वैल्यूएशन करोगे तो उसका जो मेथड है वो अप्रूव होना चाहिए बोर्ड ऑफ एएमसी के थ्रू। क्लियर है? यस तीसरा, वैल्यूएशन जो ये आपको पता किस हिसाब से बताया जा रहा है, क्योंकि आप फंड मैनेजर हो। अभी इस चैप्टर में आप समझो कि आप फंड मैनेजर हो, क्योंकि वैल्यूएशन, ठीक है, कौन निकालता है? फंड मैनेजर। तो आप अपने आप को ऐसा फंड मैनेजर समझो। तो आपका पहला काम क्या है कि आपको वैल्यूएशन जो रिफ्लेक्ट करनी है वो रियल टाइम पे करनी है, यानी आज की जो रियल वैल्यू, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, जो फेयर प्रैक्टिस है वो आपको फॉलो करनी है, रियल आपको बताना है। आपको लॉस है तो आपको लॉस दिखाना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट है आप प्रॉफिट दिखाओ। फेयर मेथोडोलॉजी अप्रूव्ड बाय एएमसी, बिकॉज आप फंड मैनेजर हो, यू आर अ पार्ट ऑफ एएमसी, यू आर नॉट अ एएमसी। तो आपको जो बोर्ड ऑफ एएमसी है, जब भी आप कोई वैल्यूएशन करोगे तो उसका जो मेथड है दैट इज बीन अप्रूव्ड बाय एएमसी, ये आपको मेक श्योर रखना है। थर्ड चीज, वैल्यूएशन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी जो भी प्रोसीजर दिए गए हैं, जो भी तरीके दिए गए हैं और जो उसके पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। चौथा, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी ऐसा नहीं कि मैंने जब कभी लॉन्च करी मैंने तभी ध्यान दिया, ठीक है। पीरियोडिक मतलब होता है कि हमें एक टाइम सेट करना होता है कि हर 3 महीने में, हर 1 महीने में, हर 15 दिन में, या डेली बेस पे हम इसका वैल्यूएशन चेक करते रहेंगे। आप मान लो कोई नाव लेके समुद्र में निकल जाओ, तो सिर्फ क्या आप एक ही बार चेक करोगे कि नाव ठीक है कि नहीं है? बार बार चेक करते रहते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर में, है ना। तो वही हो गया पीरियोडिक रिव्यू, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन शुड सीक टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, यानी इसमें ध्यान रखना कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए। यानी आपने जो वैल्यूएशन करी है वो इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इतनी प्रोसेस ऑथेंटिक होनी चाहिए कि कोई भी आदमी अगर उस वैल्यूएशन को चेक करे तो उसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, कोई शक नहीं पैदा होना चाहिए। क्लियर है? अब वो कब होगा? जब अब मान लो कि आपको मैंने बोला कि आप मुझे अपनी केवाईसी दिखाओ, आपने कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपने मुझे स्ट्रेट अवे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ऐसी कोई चीज दोगे तो मेरे को एकदम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप मुझे कोई पता नहीं अजीब सा ही कोई आई कार्ड देने लगो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता भी नहीं हूँ, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ना। हो सकता है आप सही आईडी कार्ड दे रहे हो मुझे, आप उस कंपनी में जॉब करते हो, पर मैं तो नहीं जानता ना उस कंपनी को। समझ रहे हो मेरी बात? यस फर्दर हम करते हैं, प्रिंसिपल 6 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूएशन पॉलिसीज इन एसएआई डॉक्यूमेंट, यानी जो आप वैल्यूएशन करने वाले हो, ठीक है, जैसे हमने बताया था ना, एसएआई का मतलब स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया था ना। जो स्कीम की एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली डॉक्यूमेंट होती है ना, उसमें आपको वैल्यूएशन पॉलिसीज दिखानी पड़ती हैं। कहां पे? एसएआई याद है कि नहीं है? दो डॉक्यूमेंट थे, एसएआई एसआईडी। गाइस, वॉइस आ रही है?
Yes, sir. SAI और SID अभी बताया था ना मैंने लास्ट चैप्टर में, तो उसमें से जो SAI डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपको वैल्यूएशन की पॉलिसीज अपडेट करनी पड़ती है। यानी कोई कस्टमर अगर चेक करना चाहता है कि आप वैल्यूएशन कैसे करते हो, ठीक है, तो आप वहां से चेक करते हो इसको। वो SAI डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हो कि वैल्यूएशन की पॉलिसी क्या है। उसके बाद फर्दर आ जाता है प्रिंसिपल 7 AMC। यार ये क्यों हो रहा है ऐसा? AMC shall be responsible for true and fair valuation। यानी जो AMC है वो फुली रिस्पॉन्सिबल है ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन पे। मान लो कल की डेट में किसी फंड मैनेजर ने कोई गलती करी, तो ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर की अकेले की गलती है, पूरी AMC रिस्पॉन्सिबल है। अगर, क्योंकि जो मेथड है वो मेथड किसने बनाए हैं, मैंने अभी ऊपर बताया कि वो मेथड किसने बनाए हुए होते हैं जिससे वैल्यूएशन किया जाता है। कौन सा बोर्ड बनाता है गाइस? SIA, SAI। SIA नहीं बेटा, अभी बताया ना कि जब भी आपका कोई मेथड होगा वो मेथड अप्रूव होगा AMC के थ्रू। AMC का जो बोर्ड है वो मेथड को अप्रूवल देगा। जिस मेथड से आप वैल्यूएशन निकाल रहे हो उस मेथड की अप्रूवल दे रहा है आपको AMC। इसीलिए यहां बोल रहा है कि AMC शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रू वैल्यूएशन, क्योंकि अगर उसके मेथड में कोई गलती हुई और उसके वजह से कोई गलती हुई है तो AMC रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। फिर AMC shall have policies and procedure to detect incorrect valuation। यानी AMC के पास अपनी कुछ खुद की पॉलिसीज हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं कि अगर उनके पास कोई डेटा कोई कंपनी शेयर कर रही है और उसने स्कीम की डिटेल्स शेयर करने में कुछ गलतियां करी हैं तो वो गलतियों को AMC पकड़ सकती है। यानी फंड मैनेजर ने क्या करा, AMC की जो मतलब AMC को अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करी, तो AMC की अपने कुछ प्रोसेसेस है, कुछ पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो डेटा उनके पास आया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। क्लियर है? फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रैशनल फॉर वैल्यूएशन शैल बी मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय AMC। यानी जो भी वैल्यूएशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या डेटा होता है, ठीक है, वो सारा का सारा प्रिजर्व किया जाता है। मेंटेन यानी उसको संभाल, मेंटेन करना मतलब उसको संभाल के रखना, अपडेटेड रखना। प्रिजर्व यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से उसे बचा के रखना कि डेटा लॉस ना हो। तो ये सारा का सारा काम AMC का होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट प्रिंसिपल 10 AMC shall take into consideration prices of trades of a same security or similar security reported to all available public platform। यानी AMC का सबसे मेन काम क्या होता है कि जो भी प्राइसेस हैं जिस पे ट्रेड किया जा रहा है, समझना मेरी बात, अगर कोई स्कीम है उसकी कोई ना कोई तो प्राइस होगी ना, तो जो प्राइस उसकी एक्चुअल है वो सभी प्लेटफॉर्म्स पे होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम लेनी है, ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट करते हो, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हो, या आजकल ऑनलाइन आपको फैसिलिटी मिल रही है, या आप डीमेट के थ्रू कर सकते हो, बैंक के थ्रू कर सकते हो। यानी डिफरेंट मोड है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ये जो सारे डिफरेंट मोड्स हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कर सकते हो, इन सभी प्लेटफॉर्म पे जो रेट्स हैं, ट्रेडिंग के प्राइस हैं, वो लाइव बेसिस पे सेम होने चाहिए, सही होने चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? AMC की। मतलब ऐसे नहीं, यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो दिख रहा है आपका स्टॉक 11 रुपए का, यहाँ पे दिख रहा है 12 रुपए का, यहाँ दिख रहा है 11.5 का, ठीक है, यहाँ दिख रहा है 13 रुपए का। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? Yes, sir. यानी जितने भी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उन सभी पे आपकी जो प्राइसिंग है वो सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। फिर यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल का मतलब क्या समझते हो आप? यूनिट कैपिटल का बेसिकली मतलब हुआ कि हमारे पास जितना भी एसेट है, सिंपल सी भाषा में समझो आज के बाद, मतलब अगर हम यूनिट कैपिटल का मतलब जरूरी नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट में देखें। यूनिट कैपिटल आपका आज की डेट में, अगर मैं आप ही से पूछूं कि आपकी यूनिट कैपिटल क्या है, तो आप क्या करोगे? अपने घर पे अपने अकाउंट में जितना भी आपके पास पैसा है, चाहे कैश है, चाहे लिक्विड है, चाहे कैसा भी है, किस मोड में भी है, पेटीएम में है, जिसमें भी है,
उन सबको जो आप टोटल करते हो और उनकी करंट वैल्यू चेक करते हो, उसके हिसाब से आपकी यूनिट कैपिटल निकलती है। तो सिंपल सा है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट बॉट बाय इन्वेस्टर, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, तो हमारी करंट यूनिट कैपिटल आ जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब जैसे इसमें क्या है कि किसी कस्टमर के पास मतलब 20 करोड़ यूनिट्स हैं, उसने 20 करोड़ यूनिट परचेज कर रखी है और हर यूनिट का प्राइस है 10 रुपए, तो उसके पास टोटल वैल्यू कितनी होगी यूनिट कैपिटल? 200 करोड़ की होगी उसकी। क्लियर है? अब फर्दर वो बोलता है कि आउट ऑफ 200 करोड़, ठीक है, 140 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, यानी उसने 140 करोड़ कर दिए इक्विटी में इन्वेस्ट एंड 60 कर दिए बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट जैसे एफडीज होते हैं या किसी और इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसमें हम थोड़ी देर रिटर्न देख लेते हैं। मान लेते हैं उसको रिटर्न मिला इक्विटी इन्वेस्टमेंट से 10% के हिसाब से, तो 14 करोड़ का रिटर्न मिल गया क्योंकि 140 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए थे। समझ में आया? अब उसने जो बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए थे 60 करोड़ रुपए, उसमें से उसको 8 करोड़ मिल गए मान लेते हैं, यानी 14 करोड़ कमाए उसने इक्विटी मार्केट से, 8 करोड़ कमाए उसने डेप्थ मार्केट से। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ आप समझो कि जब भी मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कोई स्कीम होती है आप परचेस करते हो तो उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या दिखा रहा है, स्कीम एक्सपेंसेस पेड 4 करोड़ एंड एक्सपेंसेस पेएबल, जो उसने स्कीम के एक्सपेंसेस बताए, ठीक है, वो कितने बताए, 4 करोड़ एंड एक्सपेंस पेएबल। ठीक है, अब इसका टोटल वैल्यू मान लेते हैं 1 करोड़ है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यूनिट होल्डर फंड इन द स्कीम और नेट एसेट स्कीम कैसे निकालेंगे, यूनिट कैपिटल प्लस आरओई प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड माइनस टोटल एक्सपेंसेस। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आपको अभी देखने में हार्ड लग रहा होगा बट इतना हार्ड है नहीं, इसे दोबारा एक बार समझ लो। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यूनिट कैपिटल, किसी कस्टमर का यूनिट कैपिटल क्या है। तो हमने देखा कि कस्टमर का यूनिट कैपिटल जब हमने निकाला तो हमने कैसे निकाला, हमने देखा उसने टोटल यूनिट कितनी परचेज कर रखी है और आज उसकी यूनिट का प्राइस क्या है। तो हमने देखा कस्टमर ने 20 करोड़ यूनिट परचेज कर रखी है, हर यूनिट का प्राइस 10 रुपए है, तो इसलिए आज की डेट में उसकी करंट यूनिट कैपिटल हो गई 200 करोड़ रुपए। समझ में आया ये? अब आउट ऑफ 200 करोड़, यानी उन 200 करोड़ में से 140 करोड़ उसने इन्वेस्ट कर दिया इक्विटीज में और 60 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया बैंक डिपॉजिट में। क्लियर है? यानी दो सेपरेट इन्वेस्टमेंट करे उसने। अब दोनों इन्वेस्टमेंट में अलग अलग रिटर्न भी आएगा। तो मान लेते हैं कि जो उसने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया था उसे 10% के हिसाब से 14 करोड़ रुपए रिटर्न मिले। 14 करोड़ क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप किसका निकालोगे, 140 का 10% निकालोगे तो 14 करोड़ आता है। तो 14 करोड़ उसने कमाए इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। डिविडेंड जो उसने इन्वेस्ट किया था, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे जो पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से उसको 8 करोड़ मिल गए। ये 60 करोड़ इन्वेस्ट किए थे ना, उस 60 में से उसको 8 करोड़ रुपए मिले। अब ये दोनों उसका एक तरीके से प्रॉफिट है, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब आ जाते हैं स्कीम एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में इन्होंने बोला कि 4 करोड़ तो फिक्स एक्सपेंस आया है और अदर एक्सपेंस पेएबल आए हैं। अब उनकी वैल्यू है 1 करोड़, जो अदर है ना ये, इसकी वैल्यू 1 करोड़, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 5 करोड़ का, 5 करोड़ 5 करोड़ का खर्चा आ गया। यस। ठीक है, अब हम निकालेंगे यूनिट होल्डर फंड स्कीम, यानी नेट एसेट जो है उसकी, ठीक है, नेट एसेट ऑफ स्कीम जो है उसकी, ठीक है, वो हम निकालेंगे। तो वो कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले तो यूनिट कैपिटल। तो यूनिट कैपिटल कस्टमर के पास कितना था, 200 करोड़, शुरू में देख लिया था हमने। ठीक है, उसने आरओ यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी है, इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन, रिटर्न ऑफ इक्विटी लिखा हुआ है ना, रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टेड, यानी इक्विटी में जो इन्वेस्ट किया उससे कितना कमाया, 14 करोड़, तो वो 14 करोड़ यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम उसने कितनी कमाई, 8 करोड़ रुपए, वो यहाँ ऐड हो गया। अब टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए थे, 5 करोड़, 5 करोड़। अब उसको कितना बचा, 217 करोड़। ये इसकी क्या हो गई, नेट एसेट ऑफ स्कीम कितनी है, 217 करोड़। 217। समझ में आया? इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है।
ये हमने बेसिकली क्या करा कि किसी का भी नेट एसेट अगर हमें निकालना है कि आज की डेट में उसमें नेट एसेट कितने का है, क्योंकि लोग क्या होता है ना, कई बार नेट एसेट निकालने के समय एक्सपेंसेस को भूल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो बैंक आपका टीडीएस काट लेता है, बताया था ना। यस सर। अब यस लोगों सर। को क्या होता है कि लोग ये तो ध्यान रखते हैं कि यार मैंने 10 लाख की एफडी कराई है और मुझे 80,000 रुपए ब्याज आने वाला है, पर ये भूल जाते हैं कि उस 80,000 में से 8,000 रुपए टीडीएस भी कटने वाला है। अब वो जब 8,000 रुपए यस कट जाते हैं ना इंटरेस्ट में से, तब पहुंचता है बैंक के पास कस्टमर, किसी आपने मेरे 8,000 रुपए कैसे काट लिए, तब बताते सर टीडीएस कट गया आपका। तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को दिमाग में रखते ही नहीं है। क्लियर है। यस। अब आ जाते हैं फर्दर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू। अभी तक हमने क्या निकाला था कि नेट एसेट जो है उसका, ठीक है, उसका नेट एसेट कितना है आज की डेट में, उस एसेट की वैल्यू मतलब अभी उसके पास कितने का एसेट है, समझ में आया। एक आदमी है जिसका यूनिट कैपिटल, यानी यूनिट कैपिटल का मतलब उसका पास टोटल पैसा कितना है, तो यूनिट कैपिटल हो गया था उसका 200 करोड़, और उसके सामने 200 करोड़ के सामने आज के डेट में उसके पास नेट एसेट कितने के हैं, 217 करोड़ के। नेट एसेट 217 क्यों है, क्योंकि भले ही वो बेचने जाएगा, बिकेगा ज्यादा में, पर एक्सपेंसेस भी तो लगेंगे, तो उसके हाथ में कट कटा के कितना पैसा आएगा, 217 करोड़। तो उसके पास नेट एसेट है 217 करोड़ के। अब हमें ये देखना है कि ये जो 217 करोड़ के जो नेट एसेट है, इनकी आज की वैल्यू क्या है, क्या निकालेंगे, वो कैसे निकलता है। नेट एसेट वैल्यू में सिंपल सा, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, यानी उसके पास जो यूनिट्स बची हुई हैं, ठीक है, मतलब कितनी यूनिट है, तो उसके पास आज फंड कितना था, मैंने बताया था ना 217 करोड़ है उसके पास अब नेट एसेट। उस यस सर। 217 करोड़ डिवाइड कर दो 20 करोड़ से। 20 करोड़ कहां से आया, याद है मैंने बताया था 20 करोड़ यूनिट है उसके पास, तो 20 करोड़ यूनिट से यस। डिवाइड कर दिया, कितना आ गया उसका एनएवी, 10.8 सर। 10 ठीक है। पहले कितना था एनएवी उसका, 10 रुपये। 10 रुपए। अब उसका एनएवी कितना हो गया, 10 रुपये सर। समझ में आया कैसे निकालते हैं नेट एसेट वैल्यू। यस सर। यानी नेट एसेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट कैपिटल कितना है कस्टमर का, यूनिट कैपिटल के बाद आप निकालते हो नेट एसेट कितना है कस्टमर का, ठीक है, और नेट एसेट निकलने के बाद आपको पता चल जाता है कि कस्टमर की नेट एसेट वैल्यू क्या है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यहां पे फर्दर एक और पॉइंट वो रेस करता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी अदर देन यूनिट होल्डर डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ यूनिट्स, ये भी निकालता है। यानी एक और फॉर्मूला है इसका, एक फॉर्मूला तो ये है कि आपके पास नेट एसेट होना चाहिए और आउटस्टैंडिंग यूनिट होनी चाहिए, तो भी आप निकाल सकते हो। दूसरा है आपके पास नेट एसेट है, लाइबिलिटीज अदर देन यूनिट होल्डर, ठीक है, अगर कोई अदर लाइबिलिटीज हैं उसके पास तो, ठीक है, तो भी निकाला जा सकता है। तो ये लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 क्यों दिखा रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंस पेबल एंड 4 करोड़, ये यस सर। 4 करोड़ लिखा है ना। अब इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है ना, ये 4 करोड़ इसमें मतलब ये जो माइनस ये जो 218 दिखा रहा है ना, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे 217 दिखा रहा है, यहाँ पे 218 दिखा रहा है। रीजन क्या है कि एक्सपेंस पेबल जो होते हैं ना, ये वाला जो फैक्टर है एक्सपेंस पेबल, ठीक है, ये डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम, तो ये अलग से बताया जाता है। ये हमेशा अलग से आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको इस तरह देगा ये क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन देगा कि किसी, या तो आपको क्या देगा कि आप मुझे एनएवी बताओ, नेट एसेट इतना है और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इतनी है, या तो ये दे देगा, या दूसरा दे देगा, देखो ये नेट एसेट है, ये कौन सा एसेट है, टोटल एसेट, कौन सा है, टोटल। टोटल एसेट। अब टोटल एसेट में ये जो 5 है ना, ये जो 4 है, ये ऐड हो गया था एक्चुअली, ये भी ये एसेट का ही पार्ट है इनके।
समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? ध्यान से समझो। देखो, जब हमारे पास दो तरीके हैं नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए। एक है हमारे पास नेट एसेट होगा और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट होंगी। एक होगा टोटल एसेट दिया होगा और उसमें हमें चार्जेस बताए होंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक कस्टमर के की टोटल एसेट इतनी है, उसकी लाइबिलिटीज इतनी है और उसके पास यूनिट इतनी है, तो बताओ उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया? यस सर। इसे टोटल एसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें से चार्जेस माइनस नहीं हुए हैं, इसमें चार्जेस माइनस हो चुके हैं। ये वाला जो अमाउंट है, इसमें हमने जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस कर चुके हैं हम लोग, पता है ना? यस। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस माइनस कर चुके हैं, यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए हैं। जैसे समझ लो, मैंने आपको अभी बताया कि लोग दिमाग में बैठा लेते कि हमने एफडी करा रखी, उसका इतना इंटरेस्ट मिलना है, पर वो टीडीएस भूल जाते हैं। तो आप समझो कि ये टीडीएस कटने के बाद का अमाउंट है, ये टीडीएस कटने से पहले का अमाउंट है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। आपको क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि टोटल एसेट इतना है, लाइबिलिटी इतनी है और इतनी उसकी यूनिट्स हैं, तो आपको क्या करना है, टोटल एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग यूनिट आ जाएगा। यही फॉर्मूला है नेट एसेट निकालने का भी। अगर आपको किसी का नेट एसेट निकालना है तो टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो तो नेट एसेट आ जाता है। क्लियर है? यस। ठीक है। अब हायर द इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स अर्न्ड बाय द स्कीम, हायर वुड बी द एनएवी। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी इंटरेस्ट मतलब आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि कोई भी एसेट है, कोई मतलब ये कोई भी स्कीम है, अगर उसका पोर्टफोलियो, ठीक है, वो सॉरी उसका डिविडेंड, इंटरेस्ट या कैपिटल गेन हाई हो रहा है तो उसकी स्कीम एनएवी बढ़ेगी या कम होगी? तो ध्यान रखना, अगर डिविडेंड बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कैपिटल गेन बढ़ रहे हैं तो उसकी एनएवी बढ़ जाएगी। क्लियर है? सेकंड, higher the appreciation in investment portfolio, higher would be the NAV, lower the expenses, higher would be the NAV। ठीक है, दो तरीके से एनएवी बढ़ती है, या तो उसमें एप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा हो, एप्रिसिएशन यानी बढ़ोतरी। अगर कोई स्कीम ज्यादा एप्रिशिएट हो रही है यानी उसका पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो भी उसकी एनएवी बढ़ेगी। और अगर उसमें खर्चे कम हो रहे हैं तो भी एनएवी बढ़ेगी। यानी आम भाषा में बोले, आपके घर में आपके सेविंग्स कब बढ़ती हैं? या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या खर्चे कम हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? आपकी फाइनेंशियल वैल्यू कब अच्छी होगी? मान लो आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो पर आपके खर्चे भी ज्यादा हो रहे हैं, तो कोई फायदा है? नो सर। नहीं है ना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं ना कि अगर या तो हमारी इनकम बढ़ जाए, एकदम से डबल हो जाए, या हमारे खर्चे आधे हो जाए, उन दोनों ही कंडीशन में हमारी जैसे प्रॉफिट गेन्स होते हैं वैसी एनएवी रेज करती है। क्लियर है? अब आता है कंपटीशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू, यानी सिंपल सी बात है कि नेट एसेट वैल्यू का कंपटीशन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, कंपटीशन का मतलब बेसिकली क्या होगा कि पूरा कैलकुलेशन करना है। इसमें मतलब अलग अलग चीजें दी होंगी, उन सबको देख के हमें कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे क्या है कि जब हम कंपटीशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो ऐड होती है, हमेशा ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखो कि कौन सी चीजें ऐड होंगी, कौन सी चीजें आपके उसमें से माइनस होंगी, पहले वो समझ लो। अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं कि आपकी इनकम बढ़ी है या कम हुई है, तो कौन से फैक्टर से बढ़ेगी, कौन से फैक्टर से कम होगी, इस चीज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। क्लियर है गाइस? यस। ठीक है, अब अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी इनकम बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी, इसलिए पॉजिटिव है। आपको डिविडेंड मिल रहा है तो इनकम बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। आपको कैपिटल गेन्स हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखा 10 रुपए से 10 रुपए 85 पैसा हो गया उसका, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन्स, है ना। आपको मतलब रियल टाइम पे कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी या कम हो जाएगी?
बोलो, बढ़ेगी। फिर आपकी स्कीम को वैल्यूएशन गेन्स हुए हैं। वैल्यूएशन गेन्स मतलब कि आपकी पहले की वैल्यू मान लो 10 रुपए थी, अब आपकी वैल्यूएशन हो गई 10 रुपए 85 पैसे, तो वैल्यूएशन गेन हुआ। तो अगर आपकी वैल्यूएशन गेन होती है तो आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट, यानी ऐड हो रहा है। प्रॉफिट। अब अचानक से एक आता है रियलाइज्ड कैपिटल लॉसेस, यानी किसी स्कीम की, आप कोई पर्टिकुलर स्कीम है जिसमें आपको लॉस भी हो गया। जैसे आप देख रहे थे कि 14 करोड़ कमाए, 8 करोड़ कमाए, हो सकता है किसी स्कीम में आपने 2 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया। तो अगर लॉस हुआ है तो आपकी इनकम में प्लस होगा या माइनस होगा? ठीक है। दूसरा, किसी ने वैल्यूएशन में गलती करी और वैल्यूएशन की गलती की वजह से लॉस हो गया, तो उस लॉस की वजह से आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस। लॉस। और जो स्कीम में खर्चे आते हैं, स्कीम एक्सपेंसेस, ये खर्चे आपके इनकम में ऐड होंगे या कम हो जाएंगे? माइनस। माइनस। तो ध्यान रखना कि ये 3 फैक्टर आपके हमेशा इनकम को माइनस करते हैं, और ये जो 4 फैक्टर है आपकी इनकम को प्लस करते हैं। क्लियर है? अब इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा होगा, कैलकुलेट द एनएवी ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने क्या करा, स्टॉक की वैल्यूएशन 150 करोड़, बॉन्ड की वैल्यूएशन 67 करोड़, ठीक है, मनी मार्केट में 2.36 करोड़ लगा रखा है, डिविडेंड में उसने 1.9 करोड़ लगा रखा है, इंटरेस्ट एक्यूट बट नॉट रिसीव, यानी ऐसा इंटरेस्ट जो पक चुका है पर मिला नहीं है, यानी ऐसा इंटरेस्ट जो वो कमा चुका है पर उसको अभी तक मिला नहीं है। जैसे क्लोज एंडेड फंड होते हैं, तो क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, 1 साल के लिए पैसा आपका लॉक होता है पर फिक्स होता है ना। अब मान लो 1 साल में से 11 महीने हो गए, तो 11 महीने में आपका इंटरेस्ट तो बन रहा है ना वहां पे, पर आपको मिला नहीं है, बस मिला नहीं है, बाकी इंटरेस्ट तो बन गया ना आपका वहां पे, क्योंकि फिक्स रिटर्न है। फिर फीस पेएबल इतनी है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इतने हैं, ठीक है। अब इसका एनएवी निकालो। क्वेश्चन ये है, कैसे निकालेंगे? निकालो कोई। ऊपर वाला ऐड। ये आपका क्वेश्चन है, मेरे को एनएवी निकाल के बताओ कोई। पहले फॉर्मूला नोट कर लो। देखो फॉर्मूले दो हैं, आप इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, एक तो ये फॉर्मूला है, या फिर टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज देन डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ और मुझे ये वाला इसका एनएवी निकाल के बताओ। ये दो फॉर्मूले हैं। कल स्क्रीन पे दिखा दो। दिख रहा है क्वेश्चन? सर यूनिट कितने? हाँ, क्या बोल रहे हो? यूनिट की यूनिट कितनी है?
₹118 करोड़। बेटा पहले तो सबसे पहली चीज एक काम कर लो, अपने दिमाग के देखो यहाँ पे जितने भी फैक्टर दिए हैं ना सब में करोड़ दिया हुआ है, तो सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग से करोड़ को कैंसिल मार दो। ये जितने करोड़ है ना इनको कैंसिल मार दो। आप इसको कैलकुलेट कैसे करो कि 150 है, इसको 150 रुपए समझो। ध्यान रखना अगर पूरे क्वेश्चन में सारी की सारी वैल्यूज की यूनिट जो है वो सेम दे रखी है, करोड़ 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 करोड़, तो ये सारे करोड़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ कहीं पे भी लाख दिया होता तो हम फंस जाते कैलकुलेशन में, हमें उस लाख को करोड़ में बदलना पड़ता, या सारे करोड़ को लाख में बदलना पड़ता पहले। तो पहले तो करोड़ कैंसिल हो गए। अब ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है आज की डेट में, 150 रुपए। 150 लिख लो कहीं पे। अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है, 67, तो 67 दे दो। ऐड करेंगे माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, कर दो। अब वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो उसकी आज की जो मनी मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे माइनस करेंगे, करो ऐड। अब डिविडेंड ऑकर्ड बट नॉट रिसीव, यानी डिविडेंड उसको ऑकर हुआ पर मिला नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ प्रैक्टिकली जो जो पैसा मेरे को मिला नहीं है, जो पैसा मेरे को मिला नहीं है उसको मैं अपने नेट एसेट इनकम में ऐड कर सकता हूं, नहीं कर सकते, तो इसको ऐड भी नहीं करेंगे माइनस भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑकर्ड बट नॉट रिसीव्ड, इसको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। फिर फीस पेएबल, कितनी फीस पे करी है, इसको माइनस करेंगे ऐड करेंगे, करो माइनस। ठीक है, कितना है वैल्यू, 219 आ गया। अब 219 और हमारे पास आउटस्टैंडिंग यूनिट कितनी है, 1.90। अब जो आपके पास फिगर आई है उसको डिवाइड कर दो 1.90 से, पता चला ना क्यों, फॉर्मूला क्या है, आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करना है दोनों कंडीशन में। नहीं नहीं गलत आ रहा है बेटा, 115 नहीं आएगा, नहीं हाँ सॉरी 115, सही बोल रहे हो हाँ, ठीक है आगे। बस 115 पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि ये एक नॉर्मल इंडेक्स फंड है, देखो इसमें कहीं नहीं ओ नॉर्मल फंड है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि इंडेक्स फंड है या लिक्विड फंड है, इसलिए हम डेसिमल 2 दिखाएंगे। अगर बोला होता कि ये सारा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो लिक्विड फंड या इंडेक्स फंड है तो यहाँ पे फिर हम 4 डेसिमल तक दिखाते। क्लियर है। तो ये आपने बेसिकली क्या करा, एनएवी निकाली, सेम एनएवी निकालता है फंड मैनेजर, ठीक है। सेम जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, ठीक है, समझ में आया ना। फिर वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है, ठीक है। अब ये जैसे समझ रहे हो, अब ये वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि आज के आज अगर मैं अपने बॉन्ड बेचूंगा तो मुझे 67 करोड़ मिल जाएंगे, आज के आज। यहां दिखा रहा है वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, आज के आज मैं अपने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को बेचूंगा तो मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे। बट डिविडेंड ऑकर्ड बट नॉट रिसीव्ड, अब नहीं रिसीव हुआ है तो उसको मैं आज के आज सेल आउट नहीं कर सकता, तो ना तो ये ऐड हो रहे हैं ना माइनस हो रहे हैं मेरे उसमें, ठीक है।
अरे नहीं, सॉरी गाइस, ये वैल्यूएशन गेन्स आए हैं ना, डिविडेंड है और ये, हाँ नहीं नहीं सॉरी गाइस, ये ऐड होगा, सॉरी मेरी गलती हो गई गाइस। यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूशन, देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक हमने निकाला था 150, पहले तो मैंने बोला ना सारे करोड़ कैंसिल कर दो, इन लोगों ने ऐड कर रखा है क्योंकि डिविडेंड है, सॉरी यार मेरी गलती हो गई, ठीक है, ये ऐड होगा, क्योंकि एक डिविडेंड मिल रहा है इसको, ठीक है। मैं एक्चुअली इसे गलती से उस फॉर्मेट में ले गया था कि इंडेक्स और लिक्विड में ले गया था, क्योंकि मैं वो डेसिमल वाला फॉर्मेट समझाना चाह रहा था, तो मेरी गलती हो गई। जब हम नॉर्मल फंड की बात करते हैं ना, तो उसमें ये सब चीजें ऐड हो जाएंगी, देख लो, ठीक है। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डिविडेंड ऑकर्ड, इंटरेस्ट ऑकर्ड माइनस फीस पेबल, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो जो आपका 115 आया था वो 117 हो जाएगा, बस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम है इसलिए ऐड हो जाएगा, ठीक है। गाइस कंफ्यूज मत होना, मेरे से गलती हो गई, मैं एक्चुअली लिक्विड और वो इंडेक्स फंड के हिसाब से सोच रहा था। जब भी हम लोग नॉर्मल पोर्टफोलियो चेक करते हैं, उसका एनएवी निकालते हैं, ठीक है, तो डिविडेंड और इंटरेस्ट हमेशा ऐड हो जाएगा उसमें, चाहे मिला कि नहीं मिला। अगर वो फिक्स है, ठीक है, इंटरेस्ट तो हमेशा फिक्स होगा, कितना आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, समझ में आ रहा है, और डिविडेंड भी आपका फिक्स होता है कितना आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए वो नेट एसेट वैल्यू में ऐड हो रहा है, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा बस कंफ्यूजन क्यों लगता है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एक ट्रिक करनी है कि एक तो करोड़ वाला फंडा हटा देना, पर ध्यान रखना गाइस, मान लो इसमें से कोई भी एक फैक्टर लाख में दे रखा है, बाकी सब करोड़ में है, यस सर। तो क्या करो, सिंगल लाख को करोड़ में कन्वर्ट कर दो। अब मान लो कोई 50 लाख है, तो मैं उसको 0.5 CR कर सकता हूं, है ना। अगर ये 67 करोड़ के बदले 67 लाख होता, तो मैं से करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए 0.67 लिखता है, इसको समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जब इस तरह की कैलकुलेशन आएगी, अगर सब करोड़ में दिया हुआ है तो सबका सब कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ 150, 67, 233 इन सब पे फिगर करना है, ठीक है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन में आप जीरो में कंफ्यूज हो जाओगे। अब दिक्कत कहाँ आती है, जैसे ये होता है 0.36, 1.90 करोड़, इन सब की कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। अगर सब कुछ करोड़ में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर बीच में कहीं लाख में दिया हुआ तो उस लाख वाले को करोड़ में कन्वर्ट कर दो और अपनी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। 0.36 क्या बोल रहे बेटा, हाँ अगर ये पॉइंट, हाँ तो ये 0.36 करोड़ का मतलब है बेसिकली 36 लाख लिखना चाह रहा है वो, ठीक है, तो उसने 0.36 करोड़ कर दिया। अब जैसे मार्क टू मार्केट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो भी स्प्रेड्स होते हैं वो एज पर मार्केट होते हैं, ठीक है। तो किस तरह है, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ स्कीम एट द करंट मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट, यानी जिस मार्केट में, जिस इंडेक्स में आपकी स्कीम लिस्टेड है, या जिस मार्केट में आपका स्कीम लिस्टेड है, उसके हिसाब से उसकी जो वैल्यू निकलती है उस मार्केट के हिसाब से, या जो मार्केट में उसकी करंट वैल्यू चल रही है, दिस इज कॉल्ड मार्क मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब मार्केट के हिसाब से। आपसे कोई बोले कि एचडीएफसी का आज क्या भाव है, या एचडीएफसी ने कितना कमाया, आपने बोला 0.98% कमाया, मैं बोलूं कि आपको कैसे पता, आपने जाके देखा एचडीएफसी ने कमाया, तब आप क्या बोलोगे कि एज पर मार्केट स्टडी बता रहा हूं मैं आपको। आप जो भी भाव बताते हो या आप जो भी भाव सुनते हो, ठीक है, आप जो भी भाव सुनते हो, तो क्या आप कंपनी में जाके ऑडिट करते हो उसका कितना ही भाव है? नो सर। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि भाई उस आदमी की कितनी सैलरी है, आपने कहा भाई उसकी सैलरी 10,000 रुपए, मैंने कहा भाई तुझे कैसे पता, तो आप क्या बोलोगे कि मार्क टू हिज सैलरी स्टेटमेंट, यानी जो उसकी सैलरी स्टेटमेंट है मैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूं, समझ में आया। तो ऐसे मार्क टू मार्केट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जो भाव उसका दिख रहा है, ठीक है, उस भाव के हिसाब से उसकी मार्किंग करना, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, एनएवी कैप्चर्स द मूवमेंट ऑफ शेयर इंक्लूड इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ स्कीम एंड दस प्रेजेंट द मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ फॉर द इन्वेस्टर। एनएवी कैप्चर क्या होता है, एनएवी कैप्चर क्यों किया जाता है, बेसिकली ध्यान से समझो,
ठीक है। एनएवी की वजह से क्या होता रहता है कि कस्टमर को जो भी उसकी होल्डिंग्स है उनकी करंट वैल्यू पता चलती रहती है। ठीक है। अगर आप किसी कस्टमर को एनएवी बताओगे नहीं, ठीक है, तो कस्टमर को कभी पता चल पाएगा कि मेरे स्कीम में मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? मान लो एक कस्टमर आपके पास आया, उसने बोला सर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्या हो रहा है उसका? अब आप उसे एनएवी नहीं बता रहे, आप उसे कहते हो हाँ सर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, बाकी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आपने एनएवी नहीं बताई उसे। कस्टमर सोचेगा चलो थोड़ा बहुत ही लॉस है। अब पता चला वो लॉस जो हो रखा है उसको 30% का हो रखा है, उसको पता ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी चीज है कि छोटी चीज है 30%? बड़ी चीज। बड़ी चीज है। तो इसीलिए एनएवी क्यों कैलकुलेट की जाती है, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स है वो अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट पोर्टफोलियो चेक कर सके। ठीक है, कि प्रेजेंट में मेरे पोर्टफोलियो में मेरे को क्या गेन चल रहे हैं, क्या लॉसेस चल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो जैसे ये एनएवी देख रहे हो आप, जब आप डीमेट में या किसी इस तरह की एप्लीकेशन आप चेक करोगे ना, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये सेक्टर लिखा है कि कौन सा सेक्टर है, दूसरा परसेंटेज की हाइक कितनी है। तो जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, 9.8% का हाइक चल रहा है किस पे? एनईवी पे। ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, कितने परसेंट के? 6.58 का। इन्फोसिस, ये सबकी एनईवी दिखा रहा है। और ये क्या है? ये एक आदमी का पोर्टफोलियो है। ये बेसिकली क्या दिखाना चाह रहा है आपको? पोर्टफोलियो एक आदमी का। समझ में आ रहा है कि एक आदमी है, उसने एचडीएफसी बैंक में भी इन्वेस्टमेंट किया है, आईसीआईसीआई ऑर्डिनरी शेयर्स में भी किया है, इन्फोसिस में किया है, एचसीएल टेक्नोलॉजी में किया है, लालसन एंड मतलब एलएनटी में किया हुआ है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस में किया हुआ है, आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, डीवीज लैबोरेटरीज में किया हुआ है, श्री सीमेंट में किया हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में किया हुआ है। ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज में उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टोटल उसके टॉप मतलब टॉप 10 होल्डिंग परसेंटेज उसकी ये चल रही है। ठीक है। और अर्निंग मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विटीज उसने कितनी होल्डिंग्स कितनी ली हुई है? 55। ये पूरा एक पोर्ट, इसे हम बेसिकली कस्टमर की लैंग्वेज में इसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। मान लो कस्टमर जो है ना, जब हम कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर के नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो उसका पोर्टफोलियो इस तरह का रेडी होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और अब गाइस देखो, सबसे बड़ी बात देखो, अगर ये स्लाइड की मैं आपको सबसे बड़ा एडवांटेज बोलूं ना, जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है या जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो सारे के सारे कंपनीज के नाम नोट कर लो। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर्स, इन्फोसिस, एचसीएल, एलएनटी, हाउसिंग डिफेंस फाइनेंस, आईटीसी, डीवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, श्री सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन सब की वैल्यूज एक बार चेक करना। ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब अच्छा पोर्टफोलियो है। अगर ये पोर्टफोलियो तुम देखो ना तो अपने आप में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। सारी कंपनीज रिनाउंड है ना, इसमें देख लो, सुनी भी है ना सारी कंपनीज। हो सकता है आपने पूरा डीवीज लैबोरेटरीज नहीं सुना होगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल से आपका कोई लिंक क्या पता ना हो। ठीक है। पर बाकी सारी इंडस्ट्रीज तो सुनी भी है ना आपकी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। ठीक है। अब लास्ट ये बताना चाह रहा है कि एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के। ठीक है, वो बस एक आप समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस आर चार्ज टू द स्कीम बाय एएमसी। यानी सबसे पहले जब कस्टमर को जो चार्जेस लगते हैं उसमें सबसे पहले एक तो उसका इन्वेस्टमेंट का और एडवाइजरी फीस, क्योंकि कस्टमर आता है उसको एडवाइस दी जाती है कि सर ये स्कीम आपको लेनी है या नहीं लेनी। तो ये जो चीजें चार्ज होती है ये एएमसी चार्ज करती है। कौन करता है? लास्ट चैप्टर में अगर तुम्हें क्वेश्चन याद हो तो वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था कि एडवाइजरी फीस डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करता है, तो हमने फॉल्स किया था उसको, याद है? ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटर से जो चार्ज ले रहा है वो किस चीज का ले रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, बस। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं लेता वो। क्लियर है? आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, आपको जो रेवेन्यू शेयर होगा वो जिस इसलिए होगा क्योंकि आपके थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके अलावा आपको कोई चार्जेस नहीं मिलते। ठीक है। जो एडिशनल चार्जेस हैं या सब्सक्रिप्शन चार्जेस मैंने आपको समझाया थे, दीज आर द एडिशनल बेनिफिट
बट अपार्ट ऑफ दैट जब एएमसी चार्ज करती है तो द फर्स्ट थिंग दे हैव चार्ज फॉर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एडवाइजरी फीस हो रही है, ठीक है। एंड जो भी इसकी डिटेल्स होती हैं, हमेशा ध्यान रखना कि ऑल द कंपनी नीड टू मेंटेन ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इन एसआईडी। ये एक मैंडेट है कि आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आप कस्टमर से चार्ज ले रहे हो या ले सकते हो फ्यूचर में, वो सारे चार्जेस, वो सारे की सारी चीजें आपको मेंशन करनी है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। यानी ध्यान रखना, सबसे मेन होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स, मेन डिटेल्स होती हैं जो कस्टमर को पता होनी चाहिए। दूसरा होता है एसएआई स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें वो इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर चाहे तो पता करे, नहीं भी पता करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीजें उसको पता है। इन दोनों की समरी यानी एसआईडी और एसएआई की समरी मेंशन होती है केआईएम में। और केआईएम जो होता है की इंफॉर्मेशन, जो आपका ये रहता है मेमोरेंडम, ये अटैच होता है अकाउंट का जब एप्लीकेशन फॉर्म होता है, यानी म्यूचुअल फंड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे, चाहे आप ऑनलाइन भरो और चाहे आप ऑफलाइन भरो, ठीक है। जब भी आप स्क्रिप्ट को बुक करते हो, किसी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरते हो, तो उस फॉर्म के साथ या उस स्कीम के डॉक्यूमेंट के साथ आपको आपका केआईएम अटैच मिलेगा, ताकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जो भी एडवाइजरी फीस है, इन्वेस्टमेंट फीस है, दैट इज बीन चार्ज बाय एएमसी एंड इट इज बीन मेंशन्ड इन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। Second, recurring expenses are charged like marketing and selling expenses, audit fees, custodian fees, agent fee, commission, trustees fees, insurance premium, etc. यानी ये रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी ये वो एक्सपेंसेस हैं जिसे मैंने आपको बोला था फंड मैनेजमेंट चार्जेस। यानी ये शुरू में नहीं लगते, जितने टाइम तक आपका पैसा वहां पे रहेगा उतने टाइम तक आपको मार्केटिंग के चार्ज, यानी कंपनी जो मार्केटिंग कर रही है उसके चार्ज लेगी आपसे, जो सेलिंग यानी बेचने में या खरीदने में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आपसे लिए जाएंगे, ऑडिट जो किया जा रहा है फंड्स का उसका आपको पैसा देना है, कस्टोडियन फीस यानी कस्टोडियन जो संभाल के रख रहा है उसका, एजेंट कमीशन यानी जो भी म्यूचुअल फंड का एजेंट आपको लेके आया उसके कमीशन, ट्रस्टीज फीस जो ट्रस्टी वहां रखे हैं उनका जो खर्चा है या उनकी जो फीस है, और इंश्योरेंस प्रीमियम यानी जो पूरे पूरे पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस किया गया है। ये सब चार्जेस रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं जो धीरे धीरे कस्टमर से लिए जाते हैं। तो अगर मान लो कोई कस्टमर 3 महीने तक रहा तो वो 3 महीने तक फेस करेगा, कोई कस्टमर 6 महीने तक रहा तो 6 महीने तक फेस करेगा। क्लियर है? Yes, sir. फर्दर ये बोलता है एएमसी नीड प्रोमिनेंटली डिस्क्लोज ऑन डेली बेसिस द टीईआर स्कीम वाइज डेट वाइज of all the scheme under separate head total expense ratio of mutual fund scheme on their website, on the website of MFI in download format। देखो एक बात ध्यान रखना कि जितना भी एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है, यानी एएमसी जो भी एक्सपेंस का रेशियो मेंशन कर रही है, यानी स्कीम वाइज क्या एक्सपेंस हो रहा है, डेट वाइज क्या एक्सपेंस हुआ है, ये सारा का सारा हिसाब उसे डेली बेस पे टोटल एक्सपेंस रेशियो मेंशन करना पड़ता है। उसे किसकी वेबसाइट पे? एमफी की वेबसाइट पे। और एमफी की वेबसाइट में वो इस फॉर्मेट में करता है कि उसे डाउनलोड भी कर सकता है कोई कस्टमर, ये मैंडेट है। अब मान लो आप कस्टमर हो, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, आप देखना चाहते हो कि मैंने जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा तो नहीं है, रिटर्न तो चलो ज्यादा है पर एक्सपेंसेस भी ज्यादा है। दूसरी स्कीम, मान लो एक स्कीम है जिसमें आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है और 5% के एक्सपेंसेस हैं, वो आपके लिए अच्छी है। या एक स्कीम है आपकी जिसमें आपको 25% का रिटर्न मिल रहा है पर 1% का एक्सपेंस है। बोलो गाइस, 30% का एप्रिसिएशन है, ठीक है, और 5% का एक्सपेंस है, ये अच्छी है? या 25% का एप्रिसिएशन है और 1% का एक्सपेंस है, ये अच्छी है? Second one. अब 30% वाला 5% तो आपको खर्चा कर रहा है, ठीक है, तो आपके हाथ में कितना बच रहा है? 25। और 25 वाला -1% कर रहा है एक्सपेंस, तो आपके हाथ में 24 आ रहा है, ठीक है, 24 आ रहा है। बट फ्यूचर में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो आप ये चीजें जरूर कंसिडर करोगे कि एक्सपेंसेस किसमें ज्यादा है। क्लियर है? Yes, sir. अब टोटल एक्सपेंस रेशियो लिमिट्स, ठीक है, इसकी लिमिट्स क्या होती हैं? फंड ऑफ फंड स्कीम यानी ऐसे स्कीम्स, मैंने बताया था ना, फंड ऑफ फंड स्कीम्स यानी जो फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बताया था मैंने, बताया था ना। तो अब जैसे इन्वेस्टिंग इन लिक्विड स्कीम, इंडेक्स फंड, ठीक है,
scheme and exchange traded fund ETF, total expense ratio of the scheme shall not exceed 1% of the daily net asset scheme. यानी ध्यान रखना कि जो पूरी स्कीम है, ठीक है, जो पूरी की पूरी स्कीम चल रही है, इसमें एक लिमिट बनाई गई है. ये ध्यान रखना लिमिट कैसे बनाई गई है कि इसको इस तरीके से समझो कि जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जिस भी टाइप की स्कीम्स होती है ना, उसके लिए सेबी ने गाइडलाइंस बनाई है कि इनका एक्सपेंस रेशियो इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए. यानी मान लो कि अगर कोई स्कीम 100 करोड़ की है, कितने की है? 100 करोड़. 100 करोड़. इसका 1% कितना होता है? 1 करोड़. तो 1 करोड़ से ज्यादा का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, अगर वो इंडेक्स फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या लिक्विड स्कीम है. समझ में आया? अगर कोई भी स्कीम लिक्विड स्कीम है, इंडेक्स फंड है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है, ध्यान से समझना, 2 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे. अगर कोई स्कीम लिक्विड स्कीम है, इंडेक्स फंड है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो पहली चीज जब हम इसकी एनएवी दिखाएंगे तो एनएवी में हम 4 डेसिमल यूज करेंगे. कितने डेसिमल? 4 डेसिमल. इनका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. यानी इसमें जो खर्चा आ रहा है वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कितना? 1%. यानी अगर इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड कोई स्कीम है, यानी अदर देन दिस, तो उसमें हम एनएवी कितने डेसिमल में दिखाएंगे? 2 डेसिमल. 2 डेसिमल. और इसका एक्सपेंस रेशियो बोलता है 2.25%. यानी 2.25% से ज्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए. अगर इससे ज्यादा का खर्चा हो रहा है तो क्वेश्चन आ जाता है. क्लियर है? इसे हम बोलते हैं लिमिट. ठीक है. और अब इन्वेस्टिंग स्कीम अदर देन अबव, यानी एक तो ये 3, यानी लिक्विड स्कीम, इंडेक्स स्कीम, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके बाद इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम. अब इनके अलावा क्या बच जाता है? गवर्नमेंट फंड बचे, ग्लिड फंड, डिविडेंड, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, इस तरह की जो चीजें हैं, या अदर देन दिस, यानी लिक्विड, इंडेक्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इक्विटी फंड, इनसे अलग जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका जो है सेम जो हम नेट एसेट वैल्यू दिखाएंगे वो 2 डेसिमल में दिखाएंगे और इनका एक्सपेंस 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. समझ में आया? यानी अगर मेरे को इसको याद करना है तो मैं कैसे याद करूंगा कि लिक्विड और इंडेक्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये हमेशा हाई वॉल्यूम फंड होते हैं, इसलिए 4 डेसिमल होंगे और 1% से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ी स्कीम्स हैं. दूसरा, इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड वो होते हैं जिसमें ना बहुत स्मॉल लेवल और हाई लेवल, मिड, दोनों लेवल के इन्वेस्टमेंट होता है. यानी छोटा पैसा भी इन्वेस्ट होता है, बड़ा पैसा भी होता है, फंड वैल्यू बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है. तो यहाँ पे डेसिमल हम दिखाएंगे एनएवी में 2 और हमारा एक्सपेंस रेशियो 2.25 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. वहीं पे अगर हम आ जाते हैं स्कीम इन्वेस्टेड इन अदर देन दिस, यानी इक्विटी से अलग और इंडेक्स, लिक्विड और ईटीएफ से अलग अगर कोई स्कीम है तो उसका 2 डेसिमल में हम उसका एनएवी दिखाएंगे और 2% ज्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए. सेम चीज यहां लिखी है, इंडेक्स फंड स्कीम और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन दोनों केस में एक्सपेंस रेशियो शैल बी 1%. जो ऊपर दिया है वही चीज नीचे मेंशन करी है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उन्होंने अलग से आपको समझाया है. ठीक है गाइस, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, मैं बता रहा हूं आपको. ठीक है. yes. अब टोटल एक्सपेंस रेशियो लिमिट जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, एक एग्जांपल टाइप का आपको दिखा रखा है. ठीक है. अब एसेट अंडर मैनेजमेंट स्लैब में देख लेते हैं. ऑन द फर्स्ट 500 करोड़ ऑफ डेली एसेट वैल्यू. ठीक है. यानी कैसे सेट होता है देखो ये. ठीक है. अब देखो इसमें क्या है कि ओपन एंडेड स्कीम है अदर देन स्पेसिफाइड फंड ऑफ फंड इंडेक्स फंड स्कीम, द टोटल एक्सपेंस रेशियो शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट. अगर कोई फंड ऑफ फंड है या इंडेक्स फंड की स्कीम है तो उसका टोटल एक्सपेंस रेशियो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है.
ठीक है। तो अगर 500 करोड़ तक की स्कीम है, ठीक है, तो उसका टोटल एक्सपेंस रेशियो अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो 2.25 होगा। अदर देन इसमें देखो इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, इससे इतना कुछ आएगा नहीं इस वाली स्लाइड से, ठीक है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि इतनी सारी फिगर्स आप चेक नहीं कर सकते, दूसरा क्या इसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए समझ लो। आपसे जो क्वेश्चन रेज किया जाएगा वो इस स्लाइड के हिसाब से किया जाएगा, ना कि इस स्लाइड के हिसाब से, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, चेंज होती रहती है। बट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर स्कीम की वैल्यू 500 करोड़ है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो 2.25, और अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड है तो 2%। फिर 250 करोड़ ऑन द डेली एक्सपेंस, यानी 500 करोड़ के ऊपर, यानी इसके ऊपर जो 250 करोड़ रुपए आएंगे वहां पे 2% हो जाएगा, और ये 1.7। फिर 1250 करोड़ नेक्स्ट जो होंगे इसके ऊपर के, तो आप देखो जितनी फंड वैल्यू बढ़ती जा रही है उतना एक्सपेंस रेशियो कम हो गया है। यस ठीक है। अब ये कैसे हो रहा होगा, सोचने वाली बात है कि मेरी स्कीम की वैल्यू बढ़ रही है पर खर्चे कम हो रहे हैं, कैसे हो रहे होंगे? सिंपल है गाइस, पूरी स्कीम में फंड मैनेजर एक ही होता है ना। अब मान लो पहले किसी स्कीम में 100 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो 100 लोग मिलकर इसकी सैलरी उठा रहे थे ना। आज उसमें प्लस हो जाते हैं 100 कस्टमर और, यानी पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? ये 200 हो गए कस्टमर। अब इसकी सैलरी बढ़ा देंगे या बराबर रहेगी सेम? हमें एक और फंड मैनेजर लेना पड़ेगा इसके लिए 100 नए कस्टमर के लिए। क्यों? स्कीम तो एक ही है ना। आप एक चीज समझो, आपने एक दुकान खोल रखी है, आपकी दुकान में पहले 10 कस्टमर आते थे, ठीक है, अब 20 कस्टमर आने लगे तो अब 2 दुकान खोलोगे, तो फंड मैनेजर तो सेम रहा ना। अब 200 लोगों में बढ़ गया उसका खर्चा, वहीं पे कस्टोडियन सेम रहेगा, चाहे 200 हो चाहे 100 हो, ठीक है। आरटीए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी सेम रहेगी, चाहे 100 हो चाहे 200 हो। तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनका क्वांटिटी ऑफ पोर्टफोलियो से, ठीक है, नहीं मतलब होता। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिमेन सेम रहेंगी, जैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा, जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो ये चीज कम नहीं होगी। बट जो अदर देन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिन्हें नंबर से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैल्यू बढ़ने का मतलब है कस्टमर भी बढ़ रहे हैं, उतने खर्चे कम हो जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इससे आप टेंशन मत लेना, स्लाइड से कुछ ऐसा आता नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, ठीक है। पर ये नहीं कि आप इसे इग्नोर कर दो, इससे आप थोड़ा सा दिमाग में, इससे आपको सिर्फ मेन चीज ये समझनी है, ठीक है, कि हमेशा जितना ज्यादा पोर्टफोलियो में गेन होगा, पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा, नेट एसेट वैल्यू बढ़ेगी, उतने चार्जेस कम हो जाएंगे, और नहीं कम हो रहे तो स्कीम में लोचा है, ठीक है। लास्ट आ जाता है डिविडेंड एंड एक सेकंड, डिस्ट्रीब्यूएबल ये रिजर्व जो होते हैं, ठीक है। तो देयर इज अब सिंपल सा है कि अभी हम डिविडेंड के बारे में एक बार देख रहे हैं कि डिविडेंड किस तरीके से हमें मिलते हैं या किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। देयर इज अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूएबल रिजर्व इंश्योर्स दैट डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ रियल एंड रियलाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल लॉसेस। देखो ये ध्यान रखना, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डिविडेंड होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है। तो एक होता है रियल एंड रियलाइज्ड प्रॉफिट, एक अनरियल एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अब एक चीज सोचो, अगर आप किसी को देखो डिविडेंड क्या होता है बेसिकली, कि किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक शेयर वो अपने कस्टमर के साथ शेयर करता है, जिसको डिविडेंड बोला जाता है। तो अगर आप किसी को डिविडेंड दोगे तो रियल प्रॉफिट पे दोगे, दूसरा जो प्रॉफिट आपके हाथ में आ चुका है, या अनरियल, यानी आप सोच के बैठो इतना प्रॉफिट हो सकता है और अभी पैसा आएगा, तो आने वाले पैसे पे आप प्रॉफिट शेयर करोगे या प्रॉफिट जो आ चुका है उस पे शेयर करोगे? रियल एंड रियलाइज्ड प्रॉफिट। तो आज हमारे पास
रियल में प्रॉफिट हुआ है और रिलीज का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि वो पैसा हमारे हाथ में इनकैश भी हो चुका है, यानी प्रॉफिट भी हो गया और प्रॉफिट के पैसे भी आ गए, उसके बाद हम अपने कस्टमर्स को डिविडेंड देते हैं। यानी जितनी भी हमारा अर्निंग हुआ, अर्निंग में से लॉसेस को माइनस करते हैं या एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचा उस पैसे से प्रॉफिट या डिविडेंड शेयर किया जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है गाइस? दूसरा सिंपल वो बोल रहा है ऑल द प्रॉफिट अर्न बेस्ड ऑन द एक्यूरेल इनकम एंड एक्सपेंसेस डिटेल आर ट्रीटेड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, आफ्टर माइनस ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसे हम अवेलेबल मानते हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो भी प्रॉफिट अर्न होता है, सारा खर्चा एक्सपेंसेस निकालने के बाद उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल समझा जाता है। क्लियर है? फिर वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर्ड बट वैल्यूएशन लॉसेस टू बी एडजस्टेंट इन द प्रॉफिट। देखो वैल्यूएशन गेन्स क्या हुआ है कि मान लो कि वैल्यूएशन की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, वैल्यूएशन की वजह से कोई वैल्यूएशन में चेंजेस आए, उस वैल्यूएशन की वजह से आपका पैसा बढ़ गया, अचानक से वैल्यूएशन गेन हो गया आपके उसमें, ठीक है, तो उनको हमेशा ध्यान रखना, वैल्यूएशन गेन्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है, बट अगर वैल्यूएशन लॉस हो गया तो वो आपके प्रॉफिट में से एडजस्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट ध्यान रखना, आपको लिखा होगा एक कंपनी को इतना वैल्यूएशन गेन हुआ और एक कंपनी को इतना वैल्यूएशन लॉस हुआ, तो क्या चेंजेस आएंगे? तो वैल्यूएशन गेन्स को कभी आप ऐड नहीं करोगे, बट अगर लॉस हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? ध्यान रखना, वैल्यूएशन गेन्स पे हमेशा पूछता है वो कि वैल्यूएशन गेन्स के केस में आप ऐड करोगे कि नहीं, तो वैल्यूएशन जो गेन है वो हमेशा इग्नोर होगा, ठीक है। और अगर ये इसी चीज की वजह से ना, मैंने जो आपको उस पॉइंट में मैंने दो फैक्टर आपको मना नहीं कर दिए थे कि ऐड मत करो, वो उसकी वजह से थे, ठीक है। बट वैल्यूएशन गेन्स जो होते हैं, क्योंकि वो डिविडेंड की बात चल रही थी उस टाइम पे, दूसरे फंड की बात चल रही थी, इसलिए फिर बाद में हमने ऐड किए। बट बाकी ध्यान रखना, वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर्ड बट वैल्यूएशन लॉसेस नीड टू बी एडजस्ट फ्रॉम प्रॉफिट, ठीक है। The portion of sale price on a new unit which is attributable to valuation gains is not available for the distributable reserves। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा है, ठीक है, कि अगर किसी की सेल प्राइस जो है, ठीक है, क्या दिखा रहा है? द पोर्शन ऑफ सेल प्राइस ऑन अ न्यू यूनिट, यानी कोई नई यूनिट आती है, उसका जो सेल प्राइस है, ठीक है, उसका वैल्यूएशन गेन आ गया अचानक से, किसी वैल्यूएशन गेन की वजह से उसको हाइक मिल गया, तो क्या हम उसको डिस्ट्रीब्यूएबल मानेंगे? हम पैसा बांटेंगे उसके बिहाफ पे। आपने कोई स्कीम लॉन्च करी और उस स्कीम को वैल्यूएशन गेन हो गया, तो क्या आप उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे? अभी ऊपर ही मैंने बताया ना, वैल्यूएशन गेन हमेशा आपको इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद ट्रस्टी विल डिसाइड द क्वांटम ऑफ डिविडेंड एंड रिकॉर्ड डेट, मतलब कि क्वांटम ऑफ डिविडेंड यानी किस फॉर्म में या किस फॉर्मेट में हमारे पास डिविडेंड आ रहा है, ठीक है, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उनकी क्या क्या डेट्स हैं, वो सब कुछ मेंटेन कौन करता है? ट्रस्टी। यानी हमारे पास कितना डिविडेंड आया, कितना डिविडेंड आने वाला है, कब वो दिया जाएगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किन किन डेट्स पे ये सारी चीजें की जाएंगी, वो सारे का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ट्रस्टीज। क्लियर है? डिविडेंड पे बस आपको मेन ये ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, रियल और रियलाइज प्रॉफिट पे ही डिविडेंड मिलता है। दूसरा, अगर कोई वैल्यूएशन गेन हो गया तो वो ऐड नहीं होगा डिविडेंड में। ये दो पॉइंट ध्यान रखना बस। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। लास्ट स्लाइड है गाइस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंट्री लोड लगता है, एग्जिट लोड लगता है, उसका क्या मतलब है? सेबी हैज बैंड एंट्री लोड, सो द सेल प्राइस नीड टू बी सेम एज एनएवी। अब सेबी ने क्या करा है कि एंट्री लोड को बैन कर दिया है। सेबी ने क्या करा है?
यस सर। एंट्री लोड को बैन कर बैन दिया, किया। ठीक है। इसके लिए जब भी आप किसी एनएवी में एंट्री करते हो तो उसकी एनएवी सेम रहती है प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर मान लो एंट्री लोड होता तो एनएवी प्लस एंट्री लोड लगता आपको, यस। है ना। बट अब एनएवी तो बैन कर दी सेबी ने, तो अब आपको फुल एनएवी के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन आएगी। दूसरा, एग्जिट लोड अभी भी लगता है, ठीक है। जब हम रिडीम करते हैं या रीपरचेज करते हैं बिफोर सर्टेन टाइम पीरियड, हम किसी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब भी रिडीम करते हैं, रीपरचेज करते हैं, तो हमें एग्जिट लोड जरूर फेस करना पड़ता है। अच्छा, एग्जिट लोड भी गाइस डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम, ठीक है। किसी स्कीम में अलग होता है, किसी स्कीम में अलग होता है, तो डिपेंड करता है एएमसी टू एएमसी, रेंज होती है बट डिपेंड करता है। While charging exit load, no distinction will be made among unit holder on the basis of amount of subscription। यानी ये ध्यान रखना, एग्जिट लोड इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस कस्टमर ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मान लो एक कस्टमर ने कर रखा है 1000 रुपए, एक कस्टमर ने कर रखा है 10,000 रुपए, और एक कस्टमर ने कर रखा है 1 करोड़ रुपए, तो एग्जिट लोड जो लगेगा इन सब पे सेम लगेगा। ये नहीं कि ये बड़ा कस्टमर है तो सर आपको माफ कर देंगे, और ये छोटा कस्टमर है तो सर आपसे तो लेंगे। क्लियर है? तो सेम यहाँ पे क्या दिखाया उन्होंने, ठीक है। तो जैसे एग्जिट लोड कैसे कैलकुलेट किया कि मिनिमम इनिशियल परचेज कितनी 5000 की, मिनिमम एडिशनल परचेज 1000 की, एग्जिट लोड कैलकुलेट किया, ठीक है। तो 1% के हिसाब से इन्होंने जैसे कर लिया, अगर एक मतलब अगर 0 से 1 साल के अंदर वो विड्रॉ करता है तो वो 1% लगने वाला है। कंडीशन क्या दी है, 0 से 1 साल तक अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करोगे तो 1% का एग्जिट लोड फेस करोगे। 1 साल के बाद अगर विड्रॉ करोगे तो कोई एग्जिट चार्ज नहीं है। समझ में आया? क्लियर है गाइस? जैसे स्कीम निकाल दी इन्होंने, समझ रहे हो कि अगर आप अपना पैसा 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करोगे तो 1% का एग्जिट लोड फेस करोगे, और अगर 1 साल के बाद निकालोगे तो कुछ नहीं लगेगा। इस हिसाब से इन्होंने एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है गाइस? यस। ऐसी स्कीम होती है इसमें, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एंट्री लोड बैन है, एग्जिट लोड लगता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ पर्टिकुलर यूनिट इफ द एग्जिट मतलब जो क्लाइंट है, ठीक है, या जो इन्वेस्टर है उसको किस तरीके से रिडम्पशन होता है, तो लिखा होगा कि एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी प्लस एग्जिट लोड। क्या लगेगा इसमें बताओ? अगर कोई अपनी यूनिट्स को रिडीम कर रहा है तो एनएवी माइनस एग्जिट लोड होगा या एनएवी प्लस एग्जिट लोड होगा? एनएवी प्लस एग्जिट लोड। माइनस होगा, एग्जिट लोड देना है आपको, है ना। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है कि आपने स्कीम सेल आउट करी, आपको मिले 1 लाख रुपए, अब उस 1 लाख में से 500 रुपए एग्जिट लोड है, तो वो 1 लाख में से 500 रुपए एग्जिट लोड काट के आपको दे देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिडम्पशन होता है, रीपरचेज होता है, ठीक है, तो एग्जिट लोड जो होता है ना, ठीक है, उसको हमेशा माइनस किया जाता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्या कहते हैं एमसीक्यू में, फटाफट से 2 मिनट में खत्म करते हैं। एज पर द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल, यानी फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के हिसाब से लेट डाउन बाय सेबी, यानी सेबी ने जो लेट डाउन करा है, इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्लोज वैल्यूएशन पॉलिसी इन, कौन से डॉक्यूमेंट में वैल्यूएशन पॉलिसी को दिखाना पड़ता है जो मैंडेटरी करा है? फंड फैक्ट शीट में दिखाना है, एसएआई में दिखाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, या फेयर वैल्यूएशन आर नॉट पुट इन पब्लिक, यानी चौथा ऑप्शन ये दे रहा है कि फेयर वैल्यूएशन पब्लिक में दिखाना ही नहीं होता। इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है? यानी कि वैल्यूएशन का जो है आपको डिस्क्लोज कौन से डॉक्यूमेंट में करना है? बी सर। एसएआई याद करो, मैंने बोला था ना। हाँ सर, बी बोल रहा हूँ सर, बी। हाँ, मैंने सुन लिया भी आपका। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट में होता है, आप चाहे पढ़ो या नहीं पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, बट ये मेंशन्ड होगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर।
दूसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्जेबल इन केस ऑफ इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के केस में मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो कितना होता है? 1%, 1.5%। टीईआर चार्जेस और साइज पे डिपेंड करता है, या एएमसी में डीम अप्रोप्रिएट, यानी एएमसी के हिसाब से डीम अप्रोप्रिएट 1%। ध्यान रखना, इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड और ईटीएफ, इक्विटी ट्रेडेड फंड, इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है कि इसमें हमारी जो एनएवी है वो कितना डेसिमल है? 4, और एक्सपेंस कितना है? 1%। याद रखना इसको। क्लियर है? क्लियर है गाइस? इसे मैं आपको दोनों चीजें बार बार क्यों याद दिला रहा हूं? इसे बोलते हैं कि एक पंथ दो काज, यानी एक साथ आपको दो चीजें याद हो जाएंगी। अगर वो एनएवी के डेसिमल पे क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको याद रहेगा, और वो परसेंटेज वाइज एक्सपेंस रेशियो पूछ रहा है तो वो भी याद रहेगा। इस तरीके से याद रखो इसको, ठीक है। थर्ड देता है, इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी म्यूचुअल फंड स्कीम की केस में डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ, यानी डिविडेंड जो आपको पे किया जाएगा वो कैसे मतलब किससे पे करेंगे? पहला, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दूसरा यूनिट कैपिटल से, तीसरा डिस्ट्रीब्यूएबल सरप्लस जनरेटेड बाय स्कीम, या मार्क टू मार्केट प्रॉफिट। आपको जो डिविडेंड पे किया जाता है वो किस में से पे करते हैं? कोई रिजर्व रखा होता है डिविडेंड पे करने के लिए, यूनिट कैपिटल है उसके हिसाब से डिविडेंड पे कर दो। या तीसरा, जो डिस्ट्रीब्यूएबल यानी बांटने लायक सरप्लस जनरेट होता है, सरप्लस यानी एक्स्ट्रा पैसा जिसे बांटा जा सकता है, उसमें से दिया जाता है, या मार्केट के हिसाब से कोई भी प्रॉफिट हो गया उसमें से दिया जाएगा। बेटा ध्यान रखो, हर बच्चा ये गलती करता, मार्केट में वैल्यूएशन गेन्स हो सकते हैं। अभी अपने पीछे वाली स्लाइड में क्या पढ़ा? मार्क टू मार्केट बिल्कुल सही है, बट उसमें वैल्यूएशन गेन्स होने के चांस हैं। कई बार मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से गेन हो जाता है, तो मैंने बोला ना उसको इग्नोर किया जाएगा। तो जो पैसा आखिरी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचता है, मैंने बोला ना रियल एंड रियलाइज्ड फंड, ये वो पैसा है जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है, इसी पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों? मार्क टू मार्केट में वैल्यूएशन गेन्स हो सकते हैं, और वैल्यूएशन गेन्स को हम इग्नोर मारेंगे, और वैल्यूएशन लॉस अगर हमें हो गया तो उस केस में हम लोग इसे माइनस करेंगे एनएवी से, याद रखना, ठीक है। तो इस वजह से मार्क टू मार्केट ऑप्शन के हिसाब से हम प्रॉफिट बांटेंगे नहीं। हम सीधा देखेंगे कि जो हमें आखिरी में पैसा बटा, जो पैसा लीगली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, हम उस पैसे में से देंगे। यानी ये पैसा कौन सा है? जिसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, लॉस माइनस कर दिए, ठीक है, और वैल्यूएशन गेन को इग्नोर कर दिया। ये तीनों करने के बाद जो पैसा बचा हमारे पास, समझ में आया? ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूएबल, ठीक है, सरप्लस जनरेटेड। समझ में आ रही है बात गाइस? समझ में आया? यस। म्यूचुअल फंड आर अलाउड टू चार्ज डिफरेंशियल एग्जिट लॉस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी म्यूचुअल फंड अलाउ करता है कि एग्जिट लोड को चेंज किया जा सकता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। यानी अगर कस्टमर का अमाउंट है बड़ा या छोटा होता है, उसके हिसाब से एग्जिट लोड चेंज हो सकता है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वेरी गुड। मैंने अभी बताया कि कस्टमर के इन्वेस्टमेंट साइज के ऊपर हम नहीं जाएंगे, एग्जिट लोड तो बराबर ही पड़ेगा भाई साहब, चाहे आप करोड़पति हो, ठीक है, चाहे आपका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपका हजारों में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्लियर है गाइस? लास्ट क्वेश्चन आता है, सेबी हैज बैंड म्यूचुअल फंड टू चार्ज एंट्री लोड इन द इन्वेस्टर्स टू द इन्वेस्टर, सॉरी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी सेबी बोलता है आपको एंट्री लोड नहीं लेना है इन्वेस्टर से, सही है गलत है? अभी हमने डिस्कस करा, एग्जिट लोड बैन हो गया। क्लियर है गाइस?
तो इसके साथ हम लोगों ने चैप्टर 7 खत्म कर लिया। आज का थोड़ा लॉन्ग इसलिए रहा क्योंकि बाकी दिन आपने देखा होगा कंटेंट थोड़ा कम होता था, आज कंटेंट थोड़ा ज्यादा था, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया अपने को। किसी को कोई डाउट गाइस? ठीक है, तो एग्जिट करें क्लास। ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड नाइट, बाय।